सिग्नल ट्रांसडक्शन का हम प्रोसेस पढ़ रहे थे, ठीक है। जब ड्रग का रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बनता है तो हमने बताया था एक प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसे हम सिग्नल ट्रांसडक्शन कहते हैं। सिग्नल्स कौन होता है? ड्रग्स होते हैं, उन्हें डिटेक्ट कौन करता है? रिसेप्टर्स करते हैं। अब हमने देखने के जो प्रोसेस है सिग्नल ट्रांसडक्शन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। इसके हमने 2 फीचर्स पढ़े हैं। एक ये कि इसकी एबिलिटी टू एम्पलीफाई द स्मॉल सिग्नल, ठीक है। आपको स्मॉल सिग्नल मिला, ठीक है, जो आप मुश्किल से परसीव करो, बट ये प्रोसेस जो है उस सिग्नल को क्या कर देगा? एम्पलीफाई कर देगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें आवाज कम आ रही है, ठीक है, किसी चीज की अब ऐसी एग्जांपल दे रही हूँ, किसी चीज की आवाज कम आ रही है, ठीक है, आप उसके साथ क्या कर दोगे? एक और कोई चीज आके लगा दोगे ताकि जो है ना उसकी वो जो है हमारे पास जो वॉइस हमें जो आ रही है वो हमें ज्यादा है, ठीक है। तो सिग्नल क्या था? कम था। उसके बाद हमने कोई ऐसी चीज लगा दी जिससे वो सिग्नल क्या हो गया? एम्पलीफाई हो गया, ठीक है। उस सिग्नल को एम्पलीफाई कौन कर रहा है? सिग्नल ट्रांजैक्शन का प्रोसेस कर रहा है। और दूसरा क्या है? इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन टू द सेल फ्रॉम एक्सेसिव स्टिमुलेशन, ठीक है। अब ऐसे भी नहीं करना कि एम्पलीफाई तो कर दिया, सिग्नल दे दिया, बट ये नहीं करना आपने बहुत ज्यादा सिग्नल दे दो कि सेल डैमेज हो जाए। आपने प्रिवेंट करना है सेल डैमेज को फ्रॉम एक्सेसिव स्टिमुलेशन। आप वो जो है सिग्नल ट्रांजैक्शन का जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। सिग्नल्स को कंट्रोल करेगा। अगर एक्सेसिव सिग्नल्स आ गए तो सेल डैमेज हो सकता है। इसलिए सिग्नल ट्रांजैक्शन का जो प्रोसेस है वो सिग्नल्स को कंट्रोल करेगा ताकि सेल डैमेज ना हो सके, ठीक है। फर्स्ट वाला हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है सिग्नल एम्पलीफिकेशन, ठीक है। ये हमारे रिसेप्टर्स हैं। कौन कौन से रिसेप्टर्स? जो कि हार्मोन्स को, न्यूरोट्रांसमीटर्स को, पेप्टाइड्स, ठीक है। हार्मोन्स का भी पता है आपको, न्यूरोट्रांसमीटर्स का भी पता है, और पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स कौन बनाता है? अमाइनो एसिड्स, ठीक है। ये तीनों चीजें जिन रिसेप्टर्स पे आके एक्ट होती हैं, तो वहाँ के जो रिसेप्टर्स हैं वहाँ पे सिग्नल ट्रांजैक्शन जो है वहाँ पे क्या करता है? उन सिग्नल्स की ड्यूरेशन को और उनकी इंटेंसिटी को एम्पलीफाई कर देता है। फॉर एग्जाम्पल एक रिसेप्टर पे आके न्यूरोट्रांसमीटर अटैच हुआ, ठीक है। अब न्यूरो ट्रांसमीटर ने अटैच होना था सिर्फ 5 मिनट के लिए, ठीक है, और उसने सिर्फ अपना 10% इफेक्ट शो करना था। 5 मिनट के लिए अटैच होना था, 10% अपना इफेक्ट शो करना था। बट सिग्नल ट्रांसडक्शन का प्रोसेस होगा जैसे ही रिसेप्टर उस न्यूरो ट्रांसमीटर के साथ अटैच होगी, सिग्नल ट्रांसडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। वो उसकी ड्यूरेशन को हम अगर कह रहे थे 5 है तो उसको बढ़ा के 20 पे या 50 पे जाएगा, ठीक है। उसको एम्पलीफाई कर दिया। इसी तरह इंटेंसिटी मैंने आपको बताया 10% थी, उसको भी उसने 50% पे या 70% पे एम्पलीफाई कर दिया। किसी चीज को बढ़ाना या उसको, ठीक है, उसकी ड्यूरेशन को या किसी चीज को बढ़ाना, उसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीफिकेशन, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया न्यूरो ट्रांसमीटर ने 5 मिनट के लिए अटैच होना था, 10% इफेक्ट शो करना था, 10% अपनी इंटेंसिटी शो करनी थी, लेकिन सिग्नल ट्रांजैक्शन ने उसे एम्पलीफाई कर दिया, उसका टाइम ड्यूरेशन 50 टाइम बढ़ा दिया और उसका इंटेंसिटी भी है जो 50 से ज्यादा बढ़ा दी, ठीक है। इसे हम क्या कह रहे हैं? सिग्नल एम्पलीफिकेशन, ठीक है। इसमें एग्जांपल हम किसी कह रहे हैं जी लिंक्ड रिसेप्टर्स की। आपको मैंने बताया था जो रिसेप्टर की फैमिली नंबर 2 है, जी प्रोटीन वाली, ठीक है। उस जी प्रोटीन वाले जो रिसेप्टर्स हैं उसमें क्या होता है? वो क्या करते हैं? पॉसिबल रिस्पॉन्स उनका कैसे मिलता है? जैसे ही रिसेप्टर के साथ लाइगेंड अटैच होता है, ठीक है, तो उसके एक्शन को कौन एम्पलीफाई कर देता है? जी प्रोटीन जो है उसको एम्पलीफाई कर देता है। सबसे पहले क्या होगा? जो रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है वो सबसे पहले किसके साथ अटैच होगा? जी प्रोटीन के साथ, ठीक है। तो जो सिग्नल था, जो लाइगेंड का रिसेप्टर के साथ जो सिग्नल दे रहा था रिसेप्टर को, उसका जो सिग्नल है वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स के एम्पलीफाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर और कैसे वो एम्पलीफाई करेगा? वो जो जी प्रोटीन है वो बहुत ज्यादा देर तक रहेगा, फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट जो है ज्यादा देर तक आएगा। तो इस तरह आप देख ले कि एम्पलीफिकेशन हो गई है। सबसे पहले क्या थी? जैसे ही लाइगेंड रिसेप्टर पे आकर अटैच हुआ, ठीक है, सिग्नल ट्रांसडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जी प्रोटीन आके अटैच हो जाएगी। जी प्रोटीन जो है क्या कर देगी? उस सिग्नल को मल्टीप्लाई कर देगी, सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगी। उसके अलावा जी प्रोटीन जो है उसको उसकी ड्यूरेशन जो है, जी प्रोटीन उसकी ड्यूरेशन को बढ़ा देगी ताकि वो अपना इफेक्ट मैक्सिमम शो कर सके, ठीक है। अब उन्होंने एग्जांपल बताई है एल्ब्यूटेरोल की। एक एल्ब्यूटेरोल की उन्होंने एग्जांपल, ये मैंने आपको सारा पढ़ा दिया। अब एंड में जो है उन्होंने एग्जांपल जो बताई है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। बाइंडिंग ऑफ एल्ब्यूटेरोल जो है उसमें क्या हो रहा है कि वो बाइंड करता है सिर्फ फ्यू मिली सेकेंड्स, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसके साथ जी प्रोटीन आके अटैच होती है तो उसका जो टाइम पीरियड है वो
हंड्रेड्स ऑफ मिली सेकेंड्स तक जाके, मिनट्स में जाके जो है वो जो है जाके एक्टिव रहती है, बाइंड रहती है। ठीक है, पता चल गया कि एम्पलीफिकेशन कैसी हो रही है, कि कोई और सब्जेक्ट या कोई और चीज, जिस तरह के फॉर एग्जांपल के अल्बिटोल के साथ जी प्रोटीन ने आके उसके ड्यूरेशन को बढ़ा दिया। ठीक है, तो इस तरह क्या हो रही है, एम्पलीफिकेशन हो रही है। ठीक है, फर्दर प्रोलॉन्गेशन और एम्पलीफिकेशन ऑफ द इनिशियल सेगमेंट कैसे होती है, बाय द इंटरेक्शन बिटवीन जी प्रोटीन्स एंड देयर इंट्रासेलुलर टारगेट्स। ठीक है, जहां पे जाके ड्रग ने या लाइगेंड ने जाके अटैच होना, तो उन टारगेट्स का और टारगेट प्रोटीन का, जो हमारे पास जी प्रोटीन है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको वो क्या कर देगा, एम्पलीफाई कर देगा। ठीक है, अच्छा जी, इसकी वजह से ये क्या होगा, एम्पलीफिकेशन से ये होगा, सिर्फ थोड़े से रिसेप्टर्स जो हैं उन पे जो है लाइगेंड अटैच होने की जरूरत होगी फॉर द मैक्सिमल रिस्पॉन्स। अब ये नहीं होगा कि अगर आपके पास 10 रिसेप्टर्स हैं, 10 के 10 पे लाइगेंड आके अटैच हो। ठीक है, सिग्नल एम्पलीफायर है, इसमें क्या हो रहा होगा, सिर्फ 10 में से सिर्फ 2 पे ही लाइगेंड अटैच हो जाए बेशक, तो भी उसका इफेक्ट जो है 10 के बराबर होगा। ठीक है, ये समझ इसके आ गई, क्योंकि जी प्रोटीन ने जो है उसके एक्शन को एनहांस कर दिया, उसके एक्शन को एम्पलीफाई कर दिया। जी नासिर हेलो, बेटा, समझ आ रही है? जी मैम समझ आ रही है। क्या समझ आई है? इसका एम्पलीफिकेशन का टॉपिक पढ़ाया आपने, इसका सिग्नल का। तो इसमें ये है कि मतलब कोई भी आके लाइगेंड इस रिसेप्टर पे अटैच होता है तो उसके एम्पलीफिकेशन हम करा देते हैं, जिसके वो अगर उसकी टाइमिंग होगी 10 मिनट्स और उसमें वो रिस्पॉन्स देता है 5%। ड्यूरेशन कोई को, हाँ जी, ड्यूरेशन को बढ़ा दें और उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दें, तो हम क्या कहेंगे, सिग्नल जो है एम्पलीफाई हो गया। ठीक है, जिससे इस मैंने तरह से बताया वो सिग्नल पहले 5 था, उसका 5 ड्यूरेशन थी, सिग्नल 5 मिनट तक रहना था, और अपना इफेक्ट सिर्फ 10% शो करना था। लेकिन वहां पे जी प्रोटीन आके अटैच हो गई, या सिग्नल ट्रांजेक्शन है किसी और चीज, तो उसने क्या कर दिया, इसके काम को 50% बढ़ा दिया, उसकी ड्यूरेशन को भी ज्यादा कर दिया, तो ये क्या हो गया, सिग्नल क्या हो गया, एम्पलीफाई हो गया। ठीक है, ये एम्पलीफाई पढ़ा होगा। रही हूँ। ठीक है, जी मैम। ये मेन जी मैम। कॉन्सेप्ट है। जी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिसेंसिटाइजेशन एंड डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स। दूसरा, मैंने दो फंक्शन पढ़ाए थे ना आपको, सिग्नल ट्रांजैक्शन की दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी। एक बताया था कि वो स्मॉल सिग्नल्स को एम्पलीफाई करेगा, दूसरा ये था कि सेल को एक्सेसिव स्टिमुलेशन से बताएगा। ठीक है, अब वो किस तरह बचाएगा ये मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको आपके रिसेप्टर पे बार बार रिपीटेड और कॉन्टिन्यूस एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है किसी ड्रग की, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रिसेप्टर की जो रिस्पॉन्सिवनेस है ना वो चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है ना उसका जो रिस्पॉन्स रेट है वो डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, इसको प्रिवेंशन करने के लिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, तो है हमने क्या करना है, रिसेप्टर्स को हमने डाउन रेगुलेट कर देना है। वो कैसे करेंगे अभी मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल के बेटा, अगर जो है हार्ट में, हार्ट को फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, अगर ऐसे ही हम अज्यूम करें, हार्ट को अज्यूम कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए 50 कैल्शियम चाहिए, लेकिन वहां पे 500 कैल्शियम आ गया है। ठीक है, जिसकी वजह से हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन, जो बेटा जो हार्ट के मसल है उनको कॉन्ट्रैक्शन कौन कराता है, कैल्शियम माइन। ठीक है, वो कंट्रोल कर रहा था कॉन्ट्रैक्शन। 50 चाहिए थे लेकिन वहां आ गए 50, क्योंकि 500 कंसंट्रेशन आ गई। ठीक है, अब हार्ट इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि हार्ट फेलियर हो जाएगी, जिसकी वजह से सेल डेथ हो जाएगा। ठीक है, इस डैमेज को बचाने के लिए ही आप जो है उसको, सिग्नल को आप क्या कर रहे हो, रोक रहे हो, ताकि एक्सेसिव स्टिमुलेशन ना हो और डेथ ना हो या फिर सेल डैमेज ना हो। ठीक है, अब जो है मैं आपको बता रही हूँ, एक एक हमारे पास टर्म है टैकीफाइलेक्सिस। ठीक है, टैकीफाइलेक्सिस क्या है, जब भी जो है आप ड्रग को बार बार एडमिनिस्टर करते हो, तो उसका इफेक्ट क्या होता है, खत्म हो जाता है। When repeated administration of a drug results in a diminished effect, the phenomena is called tachyphylaxis. तो एक ड्रग को आप बार बार एडमिनिस्टर कर रहे हो, तो उसका इफेक्ट क्या होता है, डिमिनिश हो जाता है। उस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, टैकीफाइलेक्सिस। ठीक है, टैकीफाइलेक्सिस क्यों हो रही है, अब ड्रग अपना इफेक्ट क्यों नहीं शो कर पा रही, क्योंकि जो रिसेप्टर्स है वो क्या हो गए, डिसेंसिटाइज हो गए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि रिसेप्टर जो है बेटा सेल के सरफेस पे तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो है वो लाइगेंड को रिस्पॉन्स नहीं देते। लाइगेंड उस पे आके अटैच तो होता है, लेकिन वो है अपना एक्शन नहीं परफॉर्म कर पाता। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, रिसेप्टर्स क्या हो गए, डिसेंसिटाइज हो गए। रिसेप्टर्स प्रेजेंट है लेकिन लाइगेंड के साथ जब उनका कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये एक्शन नहीं परफॉर्म करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं देते उन्हें। ठीक है,
अच्छा जी। अब ये कैसे हो रहा है बेटा? अब देखें कि जैसे ही बाइंडिंग होती है किसी ड्रग की, तो रिसेप्टर के ऊपर बेटा मॉलिक्यूलर चेंजेस आती है। ठीक है, आपको बताया था ना हमने जो पढ़ा था एक इंड्यूस्ड फिट मॉडल, जिस शेप की ड्रग आएगी उसी शेप का जो है रिसेप्टर शेप बना लेगा। ठीक है, तो वही बता रहे हैं। तो जैसे ही कोई ड्रग जो है कि आके बाइंड करती है रिसेप्टर्स पे, तो उसके अंदर मॉलिक्यूलर चेंजेस आती है उस रिसेप्टर में। ठीक है, तो रिसेप्टर्स का जो पार्ट जो शेप चेंज करता है वो क्या हो जाता है, एंडोसाइटोसिस होता है और सेल के अंदर चला जाता है। ठीक है, और जो है वो फर्दर जो है उस पार्ट पे फिर जो है एगोनिस्ट अपना काम नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जब वो एगोनिस्ट रिमूव हो जाता है, तो रिसेप्टर जो है रिसाइकल हो जाता है, वो दोबारा से जो है अपने सेल सरफेस पे आ जाता है। अच्छा जी। अब वो जब रिसाइकल पे आ जाता है, तो उस वो रिसेप्टर को या तो उसको उसकी एक्टिविटी को इनहांस कर देगा, या उसको क्या कर देगा, बिल्कुल ही डिग्रेड कर देगा। ठीक है, अब इस स्टेप में जो हम डिसेंसिटाइजेशन पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होता कि ड्रग पे बार बार स्टिमुलस दे रहा था, तो रिसेप्टर के जो हमारे पार्ट्स थे जो अंदर एंडोसाइटोसिस हो गए थे, वो बाद में एक्टिवेट नहीं हुए। ठीक है, उन्होंने रिसेप्टर को एक्टिवेट करने के बजाय उसको क्या करने लगे, उसको डिग्रेड करने लगे। ठीक है, उसको क्या करने लगे, डिग्रेड, जिसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ रिसेप्टर्स क्या हो जाएंगे, अनअवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, जब रिसेप्टर्स अनअवेलेबल हो जाएंगे, तो जो है ड्रग अपना एक्शन नहीं परफॉर्म कर सकेगी, जिसकी वजह से सेल जो है प्रोटेक्ट हो जाएगा फ्रॉम द हार्मफुल स्टिमुलस या एक्सेसिव स्टिमुलेशन। ठीक है, हेलो 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 हेलो, कोई यस बच्चा मैम। बताएगा? इसमें अनस आप बताओ क्या बताया मैंने डिसेंसिटाइजेशन में? और रेगुलेशन बता रहे हैं रिसेप्टर की, एंडोसाइटोसिस। बेटा आवाज ही नहीं आ रही है ना आपकी तो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। जी मैम, डिजाइनेशन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर पढ़ रहे हैं। हाँ जी, बताएं। बताएं जी जी मैम। बेटा, आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही, आप बताओ मायदा। मायदा शफीक, आप बताओ। मायदा, हेलो। एक तो आपकी क्लास जो है रिप्लाई नहीं करती, इस पे बड़ा गुस्सा आता है। वजाहत आप बताओ। वजाहत खान, वजाहत। अनस, ये मायदा और वजाहत की ना एब्सेंट लगा देना, इन दोनों ने रिप्लाई नहीं किया। नासिर आप जी बता दो, और तो कोई बताएगा ही नहीं। जी मैम, ये टॉपिक पढ़ा है हमने डिसेंसिटाइजेशन का इसका। हम्म, तो इसमें वो ये कहता है कि हम इसे ना वो ये हमें प्रोटेक्ट कराता है एक्सेसिव स्टिमुलेशन से, क्योंकि जी रिपीटेड और कंटिन्यूअस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जो भी एक एगोनिस्ट की होती है ना, तो उससे उसका जो इफेक्ट होता है वो खत्म हो जाता है। जी। जैसे अब एग्जांपल दिया आपने कि अब हार्ट को ना कैल्शियम वो हेलो। प्रोवाइड, हाँ जी। कैल्शियम आयन के उसे प्रोवाइड होता है, तो जब उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो फिर वो डिसेंसिटाइज्ड हो जाएगा। और इसमें एक और आपने डेफिनेशन पाई है कि जब हमने उसे रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं किसी भी ड्रग की, तो उसमें फिर उसका जो इफेक्ट होता है वो खत्म हो जाता है, और उसका नाम है फिनोमेना का एक्फाइलैक्सिस। जी उसके मेन रीजन ये है कि मतलब लाइगेंड अब जितना हम उसे एक जरूरत से ज्यादा दे रहे हैं, तो उसके रिजल्ट एंड पे यही होगा कि उसके जो इफेक्ट है वो खत्म हो वो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। डिसेंसिटाइज। ठीक है, एक चीज को आप बार बार दे रहे हो, वो कहाँ रिसेप्टर काम करके ही थक जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव स्टेट में आ जाएगा, रेस्ट स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, फॉर डिसेंसिटाइज हो एग्जांपल जाएगा। कि हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स हैं, वोल्टेज गेटेड रिसेप्टर्स हैं, जो कि क्या करते हैं, वो कुछ टाइम के लिए रेस्ट करते हैं। ठीक है, रेस्ट करते हैं, और जब वो बिल्कुल उनका फंक्शन रिकवर हो जाता है, तो ही फिर वो दोबारा क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। अब जो रिकवरी फेज है, जिसमें अपने आप को वो रिकवर करते हैं, ठीक है, जिसमें वो रेस्ट कर रहे होते हैं, उस फेज को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टरी या अनरिस्पॉन्सिव स्टेज। ठीक है, जिस स्टेज में वो रेस्ट कर रहे होते हैं या रिकवरी पीरियड में होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टरी या अनरिस्पॉन्सिव फेज।
डिसेंसिटाइजेशन क्यों हो रही थी कि एक रिसेप्टर पे बार बार सिग्नल आ रहे थे। अब एक्सेसिव अगर स्टिमुलस आएंगे तो रिसेप्टर और सेल डैमेज हो सकता है, इसलिए वो रिसेप्टर क्या हो जाएगा, अपने आप को इनएक्टिवेट कर देगा, रिस्पॉन्स नहीं शो करेगा। वैसे जितने मर्जी डिसेंसिटाइज हो स्टिमुलस आ जाएगा। जाए, रिसेप्टर जो है उसको अपनी सेंसिटिविटी को खत्म कर देगा, वो डिसेंसिटाइज हो जाएगा, ठीक है, जी मैम। वो इनएक्टिव हो जाएगा, ताकि जो है वो जो है एक्सेसिव स्टिमुलस जो है सेल को डैमेज ना कर सके, ठीक है। जी मैम। ये इसका मेन कंसेप्ट था। जी मैम। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप्स। अच्छा जी, अब डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप क्या है? सबसे पहले तो हम देख ले एगोनिस्ट है क्या। एगोनिस्ट वो एजेंट है जो रिसेप्टर पे बाइंड करता है और अपने बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करता है। एगोनिस्ट ड्रग भी होती है, ठीक है, ड्रग को भी हम एगोनिस्ट कह सकते हैं, क्योंकि ड्रग ने भी बेटा रिसेप्टर पे बाइंड करना है और अपना बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। अच्छा जी, समटाइम्स क्या होता है कि बेटा वो एगोनिस्ट जो है ना, वो क्या करता है, लाइगेंड की जगह पे आके अटैच हो जाता है, ठीक है। पहले तो सबसे पहले रिसेप्टर पे पहले लाइगेंड आएगा, फिर आके ड्रग लगेगी ना, लेकिन इसमें क्या होगा, एगोनिस्ट का स्ट्रक्चर सेम लाइगेंड की तरह होगा, जिससे उससे रिसेप्टर को पता नहीं चल सकेगा कि ये लाइगेंड है या ड्रग है, ठीक है। तो एगोनिस्ट जो है उस रिसेप्टर पे जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से फिर जो इफेक्ट्स आएंगे वो अब हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रग जो है वो किस पे डिपेंड करती है, कि हमने कितने ड्रग की कंसंट्रेशन दी है, ठीक है, हमने रिसेप्टर पे कितनी ड्रग की कंसंट्रेशन दी है, जितनी हम ड्रग की कंसंट्रेशन देंगे उतना ही उसका इफेक्ट आएगा। और ये किस पर डिपेंड कर रहा है कि हमने उस बंदे को कितनी ड्रग की डोज दी थी और उसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल क्या है। जी नासिर, आप बताओ व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक्स। जी मैम, ये उसका ड्रग का मूवमेंट होता है, मतलब आके वो जैसे इंटर होगा, फिर उसकी मेटाबॉलिज्म, फिर एडमिनिस्ट्रेशन, मेटाबॉलिज्म, फिर जी डिस्ट्रीब्यूशन जी, और आखिर में एक्सक्रीशन। बिल्कुल, हमारी बॉडी जो ड्रग के साथ करती है वो होती है फार्माकोकाइनेटिक्स। से ड्रग आई, हमारी बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, मेटाबोलाइट किया और उसे एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब ये हमने देखना है कि एक ड्रग का इफेक्ट कितना आ रहा है, तो वो किस चीज पर ड्रग देख रहे हैं, हम वो देख रहे हैं कि उस रिसेप्टर पे आगे कितनी ड्रग की कंसंट्रेशन है। अब ड्रग की कंसंट्रेशन किस पर डिपेंड करती है, अब इस पर डिपेंड करती है कि आपने डोज कितनी दी थी। अब आप ऑरली कोई ड्रग दे रहे हो बेटा, मैंने आपको बताया था, जब ऑरली आपको ड्रग देते हो तो वो 100% नहीं जाती रिसेप्टर पे, ठीक है। जब वो एब्जॉर्ब होती है, मेटाबोलाइज होती है, तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ ड्रग जो है वो क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप 100% ड्रग दी थी, ठीक है, वो एब्जॉर्ब हुई, मेटाबोलाइज हुई, तो उसका बचा 60% बचा। अब जो है 60% जो है ड्रग जो है वो रिसेप्टर पे आई, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो क्या ड्रग की कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो अब हमने डोज और उसके रिस्पॉन्स के रिलेशनशिप देने हैं कि हमने कितने डोज दी और उससे कितना रिस्पॉन्स आया। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने एक टैबलेट दे रहे हो पैनाडोल की, ठीक है, उससे अगर नहीं फीवर ठीक हो रहा तो आपको पता होना चाहिए कि फीवर ठीक करना है तो आपने 2 टैबलेट्स देनी है, ठीक है। तो आपका क्या है, आपने 2 डोजेस दी पैनाडोल की, तो ही उसने फीवर को खत्म किया। तो रिस्पॉन्स क्या था, फीवर खत्म होना, और डोजेस क्या थी हमारे पास, पैनाडोल की 2 टैबलेट्स, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या प्रोसीजर है कि हमने कैसे ये देखना है रिलेशनशिप। अब ये हमारे पास ग्रेडेड डोज रिलेशनशिप, ठीक है। ग्रेडेड का मतलब ग्रेड वाइज देखनी है आपने, ठीक है। As the concentration of drug increases, the magnitude of its pharmacological effect also increases. जैसे जैसे आप ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे उसी तरह उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो है इंक्रीज होगा। जिससे अभी मैंने आपको बताया कि पहले आपने एक डोज दी थी, उससे उसका फीवर खत्म नहीं हुआ, आपने डोज की कंसंट्रेशन बढ़ाई, आपने 2 कर दिया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, उसने फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो किया और फीवर को खत्म कर दिया, ठीक है। इस रिस्पांस को हम क्या कहते हैं, जो हम आहिस्ता आहिस्ता कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, ग्रेड में बढ़ाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेडेड इफेक्ट, ठीक है। मीनिंग द रिस्पांस इज कंटिन्यूअस एंड ग्रेजुअल, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा और कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब इसमें हमने देखना है कि ये किस तरह जो है ये ड्रग जो है अपना इफेक्ट शो करती है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पोटेंसी एंड एफिकेसी, ठीक है। अभी हमने देखना है व्हाट इज पोटेंसी एंड व्हाट इज एफिकेसी। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है हमारे पास ग्रेडेड डोज रिस्पांस की, वो है पोटेंसी, ठीक है। ये क्या है, द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ अ ड्रग नेसेसरी टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑफ अ गिवन मैग्नीट्यूड, ठीक है। हमने देखना है
हमने क्या मेजर करना है, हमने मेजर करना है कि हमने इतनी ड्रग दी और उस ड्रग ने कितना इफेक्ट शो किया। ठीक है, अच्छा जी, इसकी हम फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल दूं मैं आपको, एक ड्रग जो है वो हम कह रहे हैं ड्रग ए जो है वो मोर पोटेंट है और ड्रग बी जो है वो लेस पोटेंट है। ड्रग ए का मतलब है कि उसने थोड़ी सी उसको डोज दी और उसने अपना ज्यादा इफेक्ट शो कर दिया। ड्रग बी का मतलब है कि उसको आपने ज्यादा डोज दी और फिर जाके उसने इफेक्ट शो किया। एक चीज आप कम दे रहे हो लेकिन वो अच्छा काम कर रही है, ठीक है, कम दे रहे हो लेकिन वो अच्छा काम कर रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे, मोर पोटेंट। और जिसमें आप ज्यादा देना पड़ रहा है आपको अपना काम कराने के लिए, तो वो क्या होगी, लेस पोटेंट होगी। ठीक है, अच्छा जी, अब इसकी एग्जांपल आप देख लें। एग्जांपल में हमारे पास दो ड्रग है, एक है कैंडी सार्टन और एक है इर्बिसार्टन। ठीक है, दोनों क्या करती हैं, रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ठीक है, एंजियोटेंसिन जो है बेटा किडनी का होता है रिसेप्टर। ठीक है, ये दोनों ड्रग्स जो है उसको ब्लॉक करती हैं। अच्छा जी, और इन दोनों इनका क्या काम है, इन्होंने हाइपरटेंशन को, हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करना होता है। अब वो कह रहे हैं कि कैंडी सार्टन जो है इर्बिसार्टन से ज्यादा पोटेंट है। क्यों पोटेंट है, क्योंकि हम कैंडी सार्टन अगर हम देंगे तो कैंडी सार्टन का हम 4 मिलीग्राम देंगे। ठीक है, लेकिन हमें इर्बिसार्टन की ज्यादा अमाउंट देनी पड़ेगी। कितनी देनी पड़ेगी हमें, 75 to 300 मिलीग्राम। ठीक है, कैंडी सार्टन की अमाउंट कितनी दी आपने, 4 से लेकर 32 मिलीग्राम अगर आप दोगे तो वो अपना इफेक्ट शो कर देगा। इतनी थोड़ी सी अमाउंट दी है और उसने हाइपरटेंशन को ठीक कर दिया। उसके कंपेयर अगर आप देखो इर्बिसार्टन, उसमें आप कितनी दे रहे हो बेटा, 300 मिलीग्राम दे रहे हो, फिर जाके वो इफेक्ट शो करिए। तो मोर पोटेंट कौन सी हुई, कैंडी सार्टन। इर्बिसार्टन का इफेक्ट कम है, तो ज्यादा डोज देनी पड़ी है और फिर जाके वो अपना इफेक्ट शो कर रही है। ठीक है, तो पोटेंसी की समझ आ गई आपको। अदनान गनी आप बताएं। अदनान गनी। यस मैम। आप बताएं बेटा, क्या बताया, व्हाट इज पोटेंसी। कि एक इफेक्ट पैदा करने के लिए कितनी अमाउंट चाहिए होती है, यानी वो कितनी जल्दी इफेक्ट प्रोड्यूस कर देती है। जी ठीक, एग्जांपल बताएं, अभी मैंने बताई है। जो कैंडी सर्टन है वो 4 से 32 मिलीग्राम अगर दें तो वो इफेक्ट शो कर देती है, जबकि जो है वो इफेक्ट शो करती है। तो ठीक है, अच्छा दूसरा है हमारे पास एफिकेसी। मैंने आपको कहा था हम दो चीजें देखेंगे जब हमने ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स देखेंगे, एक हमने पोटेंसी देख ली और दूसरा हम देखेंगे एफिकेसी क्या है। ठीक है, तो एफिकेसी में हमने क्या देखना है अच्छा जी, ये हम कैसे रिस्पॉन्स देखते हैं, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू एलिसिट अ रिस्पॉन्स व्हेन इट इंटरेक्ट्स विद द रिसेप्टर। ठीक है, ये हमारी ड्रग की क्या एबिलिटी है कि वो अपना रिस्पॉन्स जनरेट करे जब वो रिसेप्टर के साथ जाके अटैच हो रही है। ठीक है, व्हाट इज एफिकेसी, कि हमारी ड्रग की कितनी एबिलिटी है कि वो रिसेप्टर पे जाके अपना अच्छा रिस्पॉन्स शो करे, तो ये एफिकेसी में आता है। ठीक है, अब हमने एफिकेसी किसको देखना है, एफिकेसी इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, एंड द एफिशिएंसी ऑफ कपलिंग ऑफ द रिसेप्टर एक्टिवेशन टू द सेलुलर। अब इसमें हमने एफिकेसी किस पर डिपेंड है, हमने देखना है कि ड्रग जो है जाके अटैच हुई है, उसने कितने रिसेप्टर के साथ अपना कॉम्प्लेक्स बनाया। ठीक है, एक ड्रग है उसके आप डोजेस देख लो, हर मॉलिक्यूल जो है कितने नंबर ऑफ रिसेप्टर पे जाके अटैच हुआ है। एक तो आप नंबर ऑफ रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स देखोगे, दूसरा आप देखोगे कि जैसे ही वो बाइंड होता है ड्रग रिसेप्टर के साथ तो कितनी जल्दी जो है रिसेप्टर एक्टिवेट होता है और अपना सेल रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, तो ये किस चीज में आ रहा है, एफिकेसी में आ रहा है। व्हाट इज एफिकेसी, एबिलिटी ऑफ अ ड्रग, ठीक है, एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू एलिसिट अ रिस्पॉन्स, ड्रग की सलाहियत के वो अपना रिस्पॉन्स शो कर सके। ठीक है, ड्रग की सलाहियत के वो अपना रिस्पॉन्स शो करे, और ये उसकी सलाहियत किस पर डिपेंड कर रही है बेटा, कि कितने नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, कितनी ज्यादा ड्रग जो है रिसेप्टर के साथ अटैच हो रही है, और कितनी जल्दी जो है रिसेप्टर एक्टिवेट हो रहा है, तो ये एफिकेसी में आ रहा है। ठीक है,
अच्छा जी, जिस ड्रग की बेटा ज्यादा एफिशिएंसी है वो ज्यादा, हम कहेंगे कि वो ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, एक ड्रग जो ज्यादा एफिशिएंसी शो कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, वो बेनिफिशियल है। ठीक है, अगर हम दोनों चीजों को कंपेयर करें, ठीक है, पोटेंसी और एफिशिएंसी, जिस ड्रग की एफिशिएंसी ज्यादा है लेकिन पोटेंसी कम है तो वो बेनिफिशियल ज्यादा होगी। ठीक है, एक ड्रग जिसको हमने दोनों चीजें मेजर की है, उसकी पोटेंसी भी मेजर की है हमने, उसकी एफिकेसी भी मेजर की है। अगर उसकी एफिकेसी ज्यादा है और पोटेंसी कम है तो भी उसकी अगर एफिकेसी ज्यादा है तो वो ड्रग क्या है, बेनिफिशियली थेराप्यूटिकली क्या है, बेनिफिशियल है। ठीक है, समझ आ गई? एफिकेसी की समझ आ गई कि एक ड्रग जो है उसकी एबिलिटी टू द रिसेप्टर बाइंडिंग। ठीक है, जितनी जो है ज्यादा रिसेप्टर के साथ वो अटैच होगी उतना ज्यादा वो अपना अच्छा इफेक्ट शो करेगी। जितने ज्यादा रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे उतने ज्यादा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएंगे आपके पास। ठीक है, अगर हम पोटेंसी को एफिकेसी को कंपेयर करें, जो ड्रग ज्यादा एफिशिएंट होगी वो ज्यादा बेनिफिशियल होगी। ठीक है, आगे समझ इस बात की। मैक्सिमल एफिशिएंसी में हमने बेटा ये भी देखना है कि जितने भी रिसेप्टर्स हैं वो सारे ड्रग ऑक्यूपाई कर लें। जितने ज्यादा जो है बेटा रिसेप्टर्स ऑक्यूपाई हुए हैं उतना ज्यादा एफिशिएंट ड्रग जो है अपना इफेक्ट शो करेगी। ठीक है, नासिर बताओ मैंने क्या बताया? जी मैम, एफिकेसी पढ़ाया हमने इसमें, तो इसमें ये कहता है कि वो किसी भी ड्रग की एबिलिटी होती है कि वो आके रिसेप्टर से बाइंड करता है। जी, आगे ये रिसेप्टर आगे आके उसके साथ बाइंड करेगा, और मैक्सिमम इसमें तब शो होगी एफिकेसी जब जितनी भी हम इसके रिसेप्टर कोई ड्रग देंगे रिसेप्टर के साथ उतना ही आगे वो बाइंड करेगा। हाँ जी, तो इसके बाद एक ड्रग है बेटा उसके, हाँ जी, एक उसके ड्रग है, उसके 100 मॉलिक्यूल्स है और 100 रिसेप्टर्स है। अगर 100 के 100 रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई कर लेगा तो हम क्या कहेंगे, ड्रग क्या एफिशिएंट है, क्योंकि जितने ज्यादा रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई करेगा उतने ज्यादा बायोलॉजिकल और थेराप्यूटिकल रिस्पॉन्स आएंगे। लेकिन अगर आपके पास रिसेप्टर्स 100 है और मॉलिक्यूल्स जो है 50 है, ठीक है, वो ड्रग क्या करेगी, आप एफिशिएंट तो नहीं होगी क्योंकि उसने सारे रिसेप्टर्स को तो ऑक्यूपाई नहीं किया। ठीक है, जी मैम। आगे समझ। जी जितने ज्यादा रिसेप्टर्स ऑक्यूपाई होंगे उतना ज्यादा मैक्सिमल एफिशिएंसी आएगी ड्रग की। मैम, इसकी रीजन क्या है, मतलब कि ये इसमें जो कह रहा है कि जो एफिकेसी उससे ज्यादा यूजफुल बेटा होती है हमने इससे मैक्सिमम पोटेंशियल। इफेक्ट लेके आना ना, हमने मैक्सिमम इफेक्ट लेके आना। ठीक है, अगर जितने ज्यादा रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे उतने ज्यादा जो है हमारे पास मैकेनिज्म स्टार्ट होंगे, उतने ज्यादा मैकेनिज्म स्टार्ट होंगे तो रिसेप्टर जो ड्रग है अपना उतना ज्यादा जो है इफेक्ट शो कर सकेगी। ठीक है ना, अब ड्रग के पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं और 50 रिसेप्टर्स हैं। अगर 50 रिसेप्टर सिर्फ 50 उस पर आगे बाइंड करेंगे ना, बाकी 50 ड्रग मॉलिक्यूल तो जाया हो जाएंगे। ठीक है, तो वो फिर जी अपना इफेक्ट शो नहीं करेंगे ना। ठीक है, तो फिर वो एफिकेसी नहीं शो करेगा। ठीक है, आगे समझ है। जी मैम। रिसेप्टर 50 है, ड्रग मॉलिक्यूल 100 है। ठीक है, वो तो सिर्फ